गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि आज हमारा सेल साइकिल का सेकेंड डे है ना। तो हमने कल जो भी पढ़ा था मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने पढ़ के आया होगा, क्योंकि देखो बिना रिवीजन के भाई हम आगे बढ़ेंगे तो, लेकिन वो क्या हो जाएगा, आपको वही पीछे चला गया, हमें समझ नहीं आया, ऐसा होता है। मैंने कल भी आपको कहा था कि कम से कम मिनिमम आप 5 to 10 मिनट्स आप रिवीजन के लिए निकालें, है ना। डेली का आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली रिवीजन करेंगे तो आपको आगे चल के आपको ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि एक बार हम क्या करते हैं, हम पिछला क्लास को एक बार 2 मिनट के लिए क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जो हमने कल पढ़ा था, हमने पढ़ा था सेल साइकिल, है ना। सेल साइकिल अपन पढ़ रहे थे, सेल साइकिल। तो अपन ने सेल साइकिल में क्या देखा था, 2 फेज़ होते हैं सेल साइकिल का, है ना। कौन कौन सा होता है, पहला एम फेज़, दूसरा इंटरफेज़, ठीक है। तो इंटरफेज़ को हमने कितने पार्ट में बांटा था, 3 पार्ट में, G1 फेज़, GS फेज़ एंड G2 फेज़। ये हमने कल देखा था। और हमने क्या देखा था, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, G1 फेज़ सबसे बड़ा है, फिर S फेज़, फिर कौन सा G2 फेज़, देन अपना M फेज़। हमने ये भी देखा था कि M फेज़ में क्या होता है, डिवाइडिंग फेज़ बोला जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो सेल का डिवीज़न कहाँ पे पाया जाता है, M फेज़ में पाया जाता है। और दूसरा चीज़ हम क्या देखते हैं, इंटरफेज़। इंटरफेज़ को मैं बताई थी कि इसको और क्या बोला जाता है, रेस्टिंग फेज़ भी बोला जाता है। रेस्टिंग फेज़ क्यों बोला जाता है, वाई कॉल्ड रेस्टिंग फेज़, क्योंकि हमारा बिकॉज सेल डू नॉट डिवाइड, ठीक है। क्योंकि हमारा जो सेल है क्या नहीं होता है, इस फेज़ में इंटरफेज़ में क्या होता है, डिवाइड नहीं होता है। हमारा डिवीज़न स्टार्ट कहाँ से होता है, एम फेज़ में। हाँ, एक चीज़ और, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रिपरेशन फेज़ भी बोल सकते हैं, प्रिपरेशन फेज़। क्योंकि हमारा सेल डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर्ड कहाँ से होता है भाई, इंटरफेस से होता है। मैंने कल बताया था आपको, G1 में क्या होता है, ग्रोथ होता है, S में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, G2 में क्या होता है, रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है। तो ये हमारा सारा प्रोसेस कहाँ पे चलता है, ये सेल साइकिल में चलता है, सेल के डिवाइड होने के लिए। तो इतना हम लोगों ने देख लिया था। आज हम देखेंगे हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड के बारे में। आप जानते हैं कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है, ठीक है। एक बेसिक सा नॉलेज आपको बताती हूँ, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा, है ना, 9th में 10th में हैप्लॉइड डिप्लॉइड नाम तो सुना होगा, है ना। हैप्लॉइड क्या होता है, तो एक बार हम आज इसको रिवाइज करते हैं। हैप्लॉइड और दूसरा क्या है, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड, ये हैप्लॉइड और ये डिप्लॉइड। तो 2 फेज है, हम 2 चीज़ें हम देखते हैं आज कि हैप्लॉइड क्या होता है और डिप्लॉइड क्या होता है। हैप्लॉइड किसको बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल, ठीक है। क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, डबल होता है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, सॉरी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, डबल नहीं होता है ना। तो जैसे कि इसको हम क्या से डिनोट कर सकते हैं, n से। और दूसरा हमारा क्या होता है, डिप्लॉइड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल, ठीक है। इसको 2n से डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल किसमें पाया जाता है। तो अगर हम, है ना, प्रेजेंस की बात करें, प्रेजेंस किसमें होता है, तो हैप्लॉइड सेल किसमें होता है, ये होता है हमारा हैप्लॉइड सेल किसमें होता है, हमारा जितने भी प्रकार के हमारे क्या पाए जाते हैं, गैमिट। जैसे हमारा हो गया एग, स्पर्म, ये सब में हमारा क्या पाया जाता है भाई, हैप्लॉइड पाया जाता है। गैमिट को हमेशा n से डिनोट करते हैं, है ना। और दूसरा हमारा क्या होता है, डिप्लॉइड किस में पाया जाता है, स्किन सेल, ठीक है।
तो हम देखते हैं कि हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, अपन क्या पढ़ रहे हैं, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, दो चीज़ों के बारे में एक बार मैं बता देती हूँ। हैप्लॉइड को डिनोट करते हैं एन से, डिप्लॉइड को डिनोट करते हैं 2n से। क्यों? हैप्लॉइड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिंगल होता है, डिप्लॉइड में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, 2n हो जाता है। अगर हम नंबर की बात करें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है इसमें 23, और जस्ट डबल इसमें कितना होता है 46। ये हमारा क्या है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड के बारे में एक बेसिक सा नॉलेज है जो आपको आगे के चैप्टर्स में मिलेगा, आगे के चैप्टर्स में यूज़ होगा कि हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड में क्या क्या पाया जाता है, डिप्लॉइड में क्या, मतलब डिप्लॉइड कौन से सेल में होता है, हैप्लॉइड कौन से सेल में होता है। ये भाई आप याद रखिएगा हमेशा कि गैमेट में हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड पाया जाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया ओवरव्यू किसका, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड का। अब आगे देखते हैं अपन एम फेज के बारे में, आगे बढ़ते हैं, ये आपका बेसिक सा नॉलेज हो गया। अब हम आज देखते हैं एम फेज के बारे में, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, देखो एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ इंटरफेस, और एक एम फेज, एक ओवरऑल चार्ट बनाते हैं अपन, एक माइंड मैप बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो इंटरफेज में हमने देखा था, इंटरफेज में मैं बताई थी आपको कि इंटरफेज में मैक्सिमम टाइम लगता है ना, तो कितना, मोर देन 90% टाइम कहाँ लगता है हमारा, इंटरफेज में, जबकि इसमें क्या होता है, सिर्फ 5% टाइम लगता है कंप्लीट होने में। सेल साइकिल कंप्लीट होने में क्या होता है, मोर देन 90 मिनट का टाइम किस में लगता है, इंटरफेज में। एम फेज में कितना लगता है, सिर्फ 5% का टाइम लगता है। फिर दूसरा हम देखते हैं यहाँ क्रोमोसोम नंबर डबल, जबकि एम फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर लेस, है ना, क्या होता है, कम हो जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। और दूसरा क्या देखते हैं अपन, प्रेजेंट अगर हम इसमें भी देख लें तो इसमें क्या होता है, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड की बात करें तो ये क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड फॉर्म में होता है, और हमारा एम फेज कौन सा फॉर्म में होता है, हैप्लॉइड, ठीक है। ये हमारा हो गया बेसिक सा चीज़ है इसके बारे में, इंटरफेस के बारे में और एम फेज के बारे में। ये मैंने आपको कल बता दिया था, ठीक है, कि इंटरफेस में क्या होता है और एम फेज में क्या होता है। तो आज हम देखते हैं एम फेज को, आज हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, कि एम फेज क्या होता है। एम फेज, इसको और कौन सा फेज बोला जाता है, डिवाइडिंग फेज भी बोला जाता है, डिवाइडिंग फेज। क्यों, रीज़न क्या है कि इसको हम क्यों डिवाइडिंग फेज बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज सेल डिवीजन अकर इन दिस फेज, ठीक है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारा सेल डिवीजन कौन से फेज में होता है, हमारा एम फेज में होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हम डिवाइडिंग फेज भी बोलते हैं, है ना। इसका टाइम मैंने कितना बताया था आपको, टाइम 5% टाइम, ठीक है, या 1 आवर। ये हमारी एनसीईआरटी का लाइन है भाई, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो देखेंगे एक एक वर्ड उसमें लिखा हुआ है ना, कि हमारा एम फेज को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 1 आवर का टाइम लगता है ना। हमारा एम फेज जो है सबसे छोटा फेज बोला जाता है एज कम्पेयर टू किसके, इंटरफेज के। इंटरफेज में मैंने आपको क्या बताया था, G1 फेज सबसे बड़ा होता है, G2 फेज, फिर उसके बाद S फेज होता है, थर्ड हमारा G2 फेज है, एंड फोर्थ हमारा कौन है, एम फेज है। ये हमारा ओवरऑल है, एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज में है एंड सेकेंड पेज। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो
तो देखिए उसमें कि उसमें क्या लिखा है कि एम फेज को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 1 आवर का टाइम लगता है ना। अब हम देखते हैं एम फेज को। एम फेज को कितने भागों में डिवाइड किया गया है ना, ठीक है। तो एम फेज को कितने डिवीजन में डिवाइड किया गया, 4 डिवाइड इनटू 4 स्टेप, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं किसमें किसमें डिवाइड किया गया है। पहला फर्स्ट क्या है हमारा, प्रोफेज, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या है, एनाफेज। थर्ड हमारा क्या है, मेटाफेज, है ना। और फोर्थ फिर हमारा क्या है, टीलोफेज। देखिए भाई ये आपका एनसीईआरटी क्या है ना, उसमें लिखा है एनसीईआरटी को आपको हमेशा पढ़ना है भाई। एनसीईआरटी से बाहर का कुछ भी नहीं आता है। आप जानते हैं इतने टाइम से जो हमारा एनटीए है एक एक लाइन उठा करके किसका देता है, एनसीईआरटी का देता है। बस क्या है, वर्ड में बस डिफरेंस होता है, वर्ड को तोड़ मरोड़ करके इधर से उधर। इसीलिए आपको एनसीईआरटी के एक एक लाइन, ये बोलूँ कि एक एक वर्ड पे फोकस करना है कि कौन से वर्ड में क्या बोला गया है, कहाँ पे क्या है ना। ये सारी चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है भाई। तो देखते हैं, तो मैं क्या बताई कि एम फेज को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 4 स्टेप में, ठीक है। तो पहला देखते हैं, तो प्रोफेज। तो आपको मैं एक नॉर्मल सा वो बताती हूँ। प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन, ठीक है। एनाफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन कंप्लीट, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसमें, हमारा एनाफेज क्या है, सबसे स्मॉल फेज है, एम फेज, ठीक है। फिर हम मेटाफेज की बात करते हैं, ठीक है। तो मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर बनते हैं, स्पिंडल फाइबर जनरेट कहाँ पे, एम फेज में। एंड फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व सेल, या फिर ये बोले कि फर्स्ट टाइम विजिबल इन दिस फेज, कौन, सेल, ठीक है। फिर अपन क्या पढ़ते हैं, टीलोफेज के बारे में। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में हमारा क्या है, सेल का डिवीज़न, सेल डिवीज़न कंप्लीट होता है, ठीक है। और क्या होता है, जितने भी साइटोप्लाज्म हैं, साइटोप्लाज्म लाइक गोल्जी बॉडी, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होते हैं, बनते हैं, फॉर्म, ठीक है। ये हमारे एक बेसिक से आपको नॉलेज बताई मैं कि क्या होता है। मैंने आपको बताया कि सेल को कितने डिवीज़न में बांटा गया है, 2। पहला हमारा इंटरफेज हो गया, फिर हमारा क्या हो गया, एम फेज हो गया। इंटरफेज में कौन कौन से फेज आते हैं, G1, S और G2 फेज। अब हम पढ़ते हैं एम फेज के बारे में। तो एम फेज को कितने स्टेप में बांटा गया है भाई, 4 स्टेप में। पहला प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। एनाफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन कंप्लीट होता है, स्मॉल फेज जिसको सबसे स्मॉल फेज कहा जाता है ना। मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर बनते हैं। देन हमारा टीलोफेज है, टीलोफेज में क्या होता है, सेल का डिवीजन और कंप्लीट होता है और साइटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है। और कौन कौन सा अपरेटस वो फॉर्म करते हैं, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ों का क्या होता है, फॉर्म होना चालू होता है। तो हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, अपन प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज के बारे में आज हम पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोफेज में क्या होता है ना, कैसे हमारा कंडेंसेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो व्हाट इज कंडेंसेशन, ठीक है। ये वर्ड नाम तो ठीक है कंडेंसेशन, लेकिन कंडेंसेशन होता क्या है, ठीक है। मैं आपको हमेशा से बोली एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप एक एक वर्ड पे फोकस कीजिएगा, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो चलो देखते हैं अपन किसके बारे में जानते हैं, प्रोफेज के बारे में।
तो देखिए प्रोफेज के बारे में अपन देखते हैं। फर्स्ट प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या है, फर्स्ट in M phase, in M phase long या लॉन्ग बोलो या क्या बोला जाए इसको कि प्रोफेज क्या है, एम फेज का वह क्या बोला जाए, वह टाइप है जिसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा टाइम लेता है वो किसको, सेल को डिवाइड होने में, है ना। तो इन एम फेज टेक मोर टाइम टू डिवाइड सेल, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा प्रोफेज में सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है, इसीलिए इसको एम फेज में सबसे ज़्यादा अगर टाइम लेता है क्या पूछा जाएगा तो अपन क्या लिखेंगे, प्रोफेज। इसमें क्या होता है जैसे मैंने आपको बताया कंडेंसेशन, सेल स्टार्ट कंडेंसेशन, ठीक है। तो देखो सेल में कंडेंसेशन कैसे स्टार्ट होता है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक सेल हो गया, ठीक है, सेल हो गया। इसमें हमारा क्या है, जो डीएनए है वो बहुत पास होते हैं, बहुत पास इतना पास होते हैं कि हम उसको बिना माइक्रोस्कोप के देख भी नहीं सकते, है ना। हम किसी भी सेल में जो बोला जाए डीएनए है उसको हम बिना किसी माइक्रोस्कोप के देख ही नहीं सकते, इतना पास होते हैं, बहुत पास, ठीक है। तो ये मैं आपको सेल डीएनए बना के दिखाती हूँ, ठीक है। देखो ये हमारा क्या हो गया, सेल हो गया, है ना। सेल के अंदर हमारा क्या होता है, डीएनए प्रेजेंस होता है। तो डीएनए का ये जो एकदम ज़्यादा जो पास है ना, डीएनए इतना पास होते हैं कि उनके भी डिवाइड करने के लिए क्या होता है, गैप ही नहीं होता है। भाई आप बताइए कि किसी भी चीज़ को डिवाइड होने के लिए एक प्रॉपर क्या होता है, पर्टिकुलर स्पेस चाहिए होता है। कोई अगर स्पेस नहीं मिलेगा तो हम कोई भी चीज़ों को वो अलग नहीं हो पाएगा, जब वो अलग नहीं हो पाएगा तो डिवाइड कैसे करेगा, है ना। और भाई हमारे डीएनए को जो हमारा क्रोमोसोम्स है उनको डिवाइड होने के लिए प्रॉपर क्या चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है। तब ये क्या करते हैं, कंडेंसेशन करता है। तो देखो कंडेंसेशन में क्या होता है, ये जो हमारा सेल है वो क्या होता है, दूर होता है, फिर दूर होना चालू करता है, ऐसे स्पेस बनता है, पर्टिकुलर इनके बीच क्या होता है, स्पेस बनता है, अपने फॉर्म में आता है, एक दूसरे से क्या होता है, दूर होते जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। तो अगर ये भाई कई बार पूछा गया है ना, क्वेश्चन में कई बार से पूछा गया है कि एम फेज का वह कौन सा पार्ट है जिसमें क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, ठीक है। विच फेज ऑफ एम फेज डूइंग कंडेंसेशन, तो क्या होगा, प्रोफेज आएगा, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोफेज के बारे में। अब हम देखते हैं एनाफेज के बारे में। हमारा सेकेंड पार्ट क्या है, एनाफेज, ठीक है। एनाफेज, तो देखो एनाफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। जो प्रोफेज में कंडेंसेशन होना स्टार्ट हुआ होता है ना, वो हमारा किस में आकर के, एनाफेज में आकर के वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंडेंसेशन कंप्लीट इन दिस फेज, ठीक है। हमारा कंडेंसेशन क्या होता है, इस फेज में कंप्लीट होता है। अब हमारा जो मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो हमारा डीएनए जो बहुत पास था, है ना, जिनके बीच स्पेस भी नहीं था, बहुत पास,
वो क्या हो गया, वो हो गया, अलग हो गए एक दूसरे से, है ना, बहुत दूर दूर हो गए। इनको क्या हो गया, प्रॉपर स्पेस मिल गया, किसके लिए, डिवाइड होने के लिए। तो कंडेंसेशन कहाँ कंप्लीट होता है, एनाफेज में होता है। और ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड, शॉर्ट फेज इन एम फेज, ठीक है। एम फेज का सबसे छोटा फेज कौन सा, किसको बोला जाता है, एनाफेज को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंडेंसेशन के लिए सिर्फ यहाँ कंडेंसेशन होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। तो ये क्या होता है, बहुत जल्दी कंप्लीट होता है, इसीलिए एनाफेज को क्या बोला जाता है, शॉर्ट फेज ऑफ एम फेज, ठीक है। एम फेज का सबसे शॉर्ट फेज बोला जाता है, ठीक है। तो हम एनाफेज के बारे में जाने कि क्या होता है, कंडेंसेशन कंप्लीट होता है ना, सारे अपने क्या होते हैं, इक्वेटोरियल पे आ जाते हैं, ऐसे इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाते हैं। जैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर से समझाती हूँ, जैसे ये हमारा क्या है, सेल है, ठीक है, ये बहुत पास पास है। अब ये क्या करेगा, कंडेंसेशन करेगा, और ये क्या करेगा, एक प्लेन में आ जाएगा। मान लो ये हमारा क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन है, ठीक है, ऐसा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन कर करके एक प्लेन में आ जाते हैं, प्रॉपर प्लेन में। तो क्या हो जाए, यहाँ से हमारा एटलीस्ट हमारा जो सेल है वो क्या, उनको डिवाइड होने के लिए क्या हो, प्रॉपर स्पेस मिले। तो ये हमारा ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड हम देखते हैं मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज के बारे में हम देखते हैं। मेटाफेज में क्या होता है, देखो भाई, मेटाफेज को भाई बहुत सारी जगह में यूज़ किया जाता है कि ऐसा कौन सा फेज है ना, विच फेज ऑफ सेल डिवीज़न अकर, सॉरी, ऐसा कौन सा फेज है जहाँ पे हम सेल को डिवाइड होते हुए हम अपने आंखों से देखते हैं, ठीक है। तो देखो कौन सा फेज है, ये एम फेज। मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, फर्स्ट टाइम वी कैन सी डीएनए, ठीक है। फर्स्ट टाइम कहाँ देखा गया, मेटाफेज में, ठीक है, मेटाफेज में देखा गया फर्स्ट टाइम। तो ये पूछा जाता है भाई फर्स्ट टाइम कौन से फेज में देखा गया, तो अपन क्या किसको टिक करेंगे, मेटाफेज को। एंड ये फर्स्ट हो गया, है ना। सेकेंड, गोल्जी बॉडी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम, सॉरी, सेंट्रोसोम, डिसअपेयर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा जो गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं हमारे सेल के, वो क्या हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं, मतलब कि खत्म हो जाते हैं, ठीक है। कौन से फेज में, मेटाफेज में। मेटाफेज में सारे के सारे जो होता है हमारा सेल, वो क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। थर्ड, इसमें क्या और होता है, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर अकर, नहीं, स्पिंडल फाइबर विजिबल, या स्पिंडल फाइबर स्टार्ट टू डिवाइड क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ना, क्रोमोसोम को डिवाइड करते हैं। तो देखो, एक मैं आपको स्ट्रक्चर से समझाती हूँ। ये तो हमारा क्या होता है, सेल एक इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाता है, कौन से फेज में, हमारे एनाफेज में। अब मेटाफेज में क्या होता है, ये जो सेल हुआ है डिवाइड, वो क्या होता है, एक स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं, है ना। देखो स्पिंडल फाइबर कैसे बनते हैं, ये तो यहाँ पे एक स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं, आपको हाईलाइट करके बताती हूँ।
यहाँ पे एक स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारा क्रोमोसोम है, इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं ना, याद रखना भाई। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक दोनों साइड से क्या होते हैं इसके स्पिंडल फाइबर, उसको क्या करते हैं? खींचते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पे अगर स्पिंडल फाइबर ऐसे ऐसे उसके किस में लग जाते हैं? सेंट्रियोल पे लगते हैं। देखो हमारा जो डीएनए है, ये हमारा क्या है? डीएनए है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम, ठीक है। ये वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? सेंट्रियोल। जहाँ पर से दो डीएनए के स्ट्रैंड आपस में जुड़े होते हैं, है ना। देखो हमारे पास मान लो कि हमारा क्या है? डीएनए है, मान लो ये हमारा क्या है? डीएनए है। डीएनए के क्या है? दोनों स्ट्रैंड है। तो देखो इसके एक स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे अपन? क्रोमोसोम बोलेंगे। ये हमारा एक क्रोमोसोम हो गया, ये हमारा दोनों क्रोमोसोम हो गया। दो क्रोमोसोम ऐसे करके हमारे किस में जुड़े होते हैं? डीएनए के स्ट्रैंड में दोनों क्रोमोसोम ऐसे आपस में जुड़े होते हैं। तो ये जुड़े होने के बाद जो हमारे ये वाला जो पार्ट है जहाँ पर से दोनों क्रोमोसोम जुड़े होते हैं, ठीक है, तो उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल बोलते हैं। तो सेल का डिवाइड जो हमारा, मान लो हमारा जो सेल डिवाइड होना, अलग होना, इसके दोनों स्ट्रैंड जब अलग होते हैं तो कौन से पार्ट से अलग होना स्टार्ट करते हैं? उसके सेंट्रियोल पार्ट से अलग होना स्टार्ट होता है भाई, याद रखना। उसके सेंट्रियोल पार्ट से ही दोनों क्रोमोसोम के दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं? आपस में डिवाइड होते हैं। डिवाइड होने के बाद क्या होता है? ये वाले प्लेन में चला जाता है और ये इधर वाले प्लेन में चला जाता है। दोनों क्या होते हैं? अपोजिट प्लेन में चला जाते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे? अगर हम लिखें तो हमारा फोर्थ स्टेप क्या होगा? क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल, ठीक है। दोनों क्या हो जाएगा? अपोजिट पोल में मूव कर जाते हैं। एक हमारा क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो दूसरा हमारा कहाँ जाता है? नीचे जाता है। और ये डिवाइड कहाँ से होता है? सेंट्रियोल वाले पार्ट से भाई, याद रखना। हमारे अगर दोनों क्रोमोसोम किस पार्ट से डिवाइड होता है पूछेंगे तो कौन से? सेंट्रियोल वाले पार्ट से क्या होते हैं? दोनों डिवाइड होना चालू हो जाते हैं। एक हमारा कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। दूसरा हमारा कहाँ आता है? नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इतना फेज हमारे कौन से में होता है? मेटा फेज में होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि हमारा एम फेज में क्या होता है? मेटा फेज में क्या होता है? फर्स्ट टाइम अपन को क्या हुआ? डीएनए को देखे अपन, वी कैन सी डीएनए, है ना, फर्स्ट टाइम। उसके बाद क्या होता है? गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम एंड क्या होता है यहाँ पे? डिसअपेयर होता है। उसके बाद क्या होता है? स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर बनता है, फिर क्या होते हैं? क्रोमोसोम के दोनों पार्ट क्या होते हैं? अपोजिट पोल में क्या होते हैं? मूव करने लगते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल। कहाँ से मूव करते हैं? सेंट्रियोल वाले पार्ट से, ठीक है। सेंट्रियोल वाले पार्ट से क्या होते हैं? वो अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद क्या होते हैं? वो अपोजिट पोल में मूव करने लगते हैं। एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। फिर कौन सा फेज बचा हमारा? टीलोफेज। टीलोफेज, ठीक है। तो देखो टीलोफेज में क्या होता है हमारा? अब भाई हमारा सेल तो डिवाइड हो चुका है ना, अलग अलग स्पिंडल में चला गया है। तो अब टीलोफेज में क्या होता है? जितने भी हमारे गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया डिसअपेयर होते हैं वो फिर से बनना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, है ना, और क्या है? राइबोसोम हो गया, है ना। स्टार्ट क्या होता है यहाँ पे? जितने भी हमारे गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम, राइबोसोम, ये सब क्या होता है? कौन से फेज में बनना स्टार्ट होते हैं? हमारे टीलोफेज में बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टार्ट होता है।
अब हमारा देखते हैं फिर उसमें क्या होता है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड अपन देखते हैं, सेकंड क्या होता है हमारा, सेल डिवीजन कंप्लीट। ठीक है, इसमें क्या होता है, टीलोफेज में हमारा सेल का जो डिवीजन है वो कंप्लीट होता है। तो देखो अपन ने क्या देखा था कि स्पिंडल फाइबर जो क्या है अपोजिट पोल में चले गए थे, है ना, अपोजिट पोल में चले गए थे ऐसे। अब ये क्या करते हैं, नया सेल बना लेता है। ठीक है, नया सेल बना लेते हैं। कैसे नया सेल बनाता है, अपोजिट पोल में जाने के बाद क्या करता है, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या करते हैं, एक बार और अच्छे से समझाती हूँ मेरे को। ये हमारे क्या अपोजिट पोल में गया है ना सेल, फिर इसमें क्या होता है, इसका दूसरा पार्ट बनना चालू हो जाता है। कैसे, ऐसे। ठीक है, फिर हमारा क्या होता है, नया सेल बन जाता है। ये हमारा सेल का क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है इसमें, टीलोफेज में जितने भी हमारे गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम में क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है बनना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सेकंड सेल डिवीजन क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा जो सेकंड अपोजिट पोल में गया था वो सेल हमारा क्या हो जाता है, नया सेल बना लेता है। ठीक है, तो इतना हमने देखा। एम फेज में क्या होता है, फर्स्ट हमने क्या देखा, प्रोफेज देखा। एक बार हम रिविजन करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट फेज हमने पढ़ा प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज क्या होता है, हमारा सबसे बड़ा वाला फेज होता है एम फेज के अंदर। ठीक है, एम फेज की अगर बात करें तो सबसे बड़ा फेज कौन सा है, प्रोफेज होता है। प्रोफेज में क्या होता है, हमारा सेंट्रोसोम का कंडेंसेशन होना, सॉरी डीएनए का क्या होता है, कंडेंसेशन होना स्टार्ट होता है। कंडेंसेशन होने के बाद क्या होता है, वो एनाफेज में जाता है। एनाफेज में क्या होता है, जितने भी हमारे डीएनए थे जो पास पास थे वो दूर दूर जो हो रहे थे उनका क्या होता है, कंडेंसेशन कंप्लीट होता है। कंडेंसेशन कंप्लीट होने के बाद उसमें जो हमारा गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम जितने भी होते हैं वो क्या होता है, डिसअपेयर हो जाते हैं। डिसअपेयर होने के बाद हमारा क्या होता है, मेटाफेज में आते हैं। मेटाफेज में क्या होता है, फर्स्ट टाइम देखा गया कि फर्स्ट टाइम कहाँ पे देखा गया, मेटाफेज में देखा गया कि डीएनए एक्चुअल में होता कैसे है। ठीक है, तो वहाँ पे देखा गया, तो तब देखा गया कि डीएनए हमारा क्या डबल स्टैंडर्ड होता है, जिसमें क्या होता है जिसमें हमारे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जुड़ करके उसके दोनों पोल को क्या होते हैं, अलग कर देते हैं। और दोनों पोल क्या होते हैं, अपोजिट साइड में चले जाते हैं। एक ऊपर चला जाता है, एक नीचे चला जाता है। ये कहाँ पे देखा गया, मेटाफेज में देखा गया। मेटाफेज में देखने के बाद हम आते हैं टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, हमारा गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया फिर से क्या होता है, रीअपेयर हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट हो जाते हैं, अपेयर दोबारा बनना चालू हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, इसमें सेल डिवीजन का पार्ट कंप्लीट होता है। तो इतना हमने आज पढ़ा। ठीक है, तो ये आप अपना पढ़िए, दोबारा पढ़िए, और इसमें क्या है, पिछला नोट को भी आप एक बार रिवीजन कीजिए, उसके बाद आगे पढ़िए। ऐसे में क्या होगा, आप रिलेट कर पाएंगे और दिमाग में रहेगा। और भाई साथ ही साथ एनसीईआरटी तो अपने को पढ़ना ही है ना, बिना एनसीईआरटी के कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ से आप क्लास किए, एक बार आप एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी को टाइम टू टाइम पढ़ते रहिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा कि आप डेली रिवीजन करते हैं, है ना। नीट अगर आप करते हैं तो नीट में भाई देखिए, बिना रिवीजन के भी आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आपको डेली के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट आपको रिवीजन को देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इतना ही बोलूँगी आज के लिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं। आगे हम देखेंगे कि सेल का डिवीज़न के बाद अपन क्या होता है, फिर अपन पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय।